अगर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, वो हमारी जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि कार्य से संबंधित हैं। और पालमपुर में 1960 के बाद जो लैंड एरिया था, जो कृषि योग्य एरिया था, वो अब फिक्स्ड हो गया, उसमें कभी कोई एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। अब एक बात ये भी जानिए कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है हमारे भूमि को मेजर करने के लिए, उसे हेक्टेयर कहा जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइएगा तो उसे कट्ठा और बीघा इस तरह से नामांकन किया जाता है, लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट मेजरमेंट यूनिट है उसको हेक्टेयर में माना जाता है। हेक्टेयर का मतलब होता है कि अगर आप 100 मीटर लंबे 100 मीटर चौड़े क्षेत्र के एक वर्ग के हिस्से को ले लें, 100 मीटर इधर और 100 मीटर, इसको गुना कर दे तो जो एरिया बनता है तो उस एरिया को हम 1 हेक्टेयर करते हैं, 100 मीटर लेंथ में और 100 मीटर विड्थ में, और वो कन्वर्ट हो जाता है 1 हेक्टेयर। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों को देखेंगे तो इन विलेज लैंड आर बीइंग डिस्कस्ड इन द लोकल, जो बीघा है और कुंठा में से बोला जाता है। क्रॉप पैटर्न इन पालमपुर में जो कृषि का पद्धति था वो किस तरह से काम करता था, इसमें देखिए कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स grow ज्वार and bajra. These plants are used as a cattle feed. During rainy seasons, when their monsoon arrive, what we do? We sow some grains like paddy, dhan, and it is known as खरीफ। रेनी सीजन में इसे बोया जाता है, और जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है अक्टूबर के आसपास, नवंबर के पास, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और पालमपुर में ज्वार और बाजरा उपजाया जाता था। इन क्षेत्रों में धान की खेती कम होती है। अगर हम जिस एक पालमपुर की बात करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, मेरठ मुजफ्फरनगर का जो इलाका है, हरियाणा और पंजाब से सटा इलाका, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें वहां धान की खेती अपेक्षाकृत कम होती है, तो यहां ज्वार और बाजरा उत्पादित किया जाता है, मिलेट, और आप देखेंगे बार्ली। अब इन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो ये मुख्यतः जानवरों के चारा के लिए उपजाया जाता है, ज्वार और बाजरा। दूसरा है, इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर का जो समय होता है, जैसे ये खेतों से कट जाता है तो एक छोटे समय के लिए जायद फसलें उपजाई जाती है, जिसमें यहां आलू का उत्पादन किया जाता है, पोटैटो। नेक्स्ट आता है इन द विंटर सीजन, जैसे ठंड होती है, जिसे रबी क्रॉप कहते हैं, उसको बोया जाता है। इसमें वीट प्रमुख रूप से जो गेहूं है उसका उत्पादन किया जाता है, और यहां बहुत अधिक मात्रा में इन इलाकों में गेहूं का उत्पादन होता है, और जो सरप्लस कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो बचता है, वो नजदीक का जो मार्केट है, रायगंज का मार्केट, उसमें बेच दिया जाता है वीट को। नेक्स्ट जो आता है वो सुगर केन का प्रोडक्शन, तो ये साल भर यहां उत्पादित होता है। सुगर केन यहां बहुत होती है, आप देखेंगे चीनी मिलों की संख्या यहां बहुत अधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसके द्वारा जैगरी बनाया जाता है और उसको बेच दिया जाता है शाहपुर के जो व्यापारी है उनको, जैगरी गुड़। ये आप देख रहे हैं, ये जो फील्ड है वो आपका गन्ना का फील्ड है। अब आते हैं कि इरिगेशन की फैसिलिटी। अगर यहां देखेंगे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन था, क्योंकि पालमपुर में बिजली बहुत पहले आ चुकी थी। अब बिजली के आने के, इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो इरिगेशन व्यवस्था बेहतर हो गई। यहां इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पहले क्या होता था, छोटे क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए पर्शियन व्हील्स
का उपयोग किया जाता था। ये पर्शियन व्हील्स है, ये जो है बैलों के साथ से घुमाया जाता था और ये घूमता था और पानी अंदर से कुएं से निकाल करके बाहर जो है भेजा जाता था और ये खेतों तक जाता था। राहट भी बोला जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स आ गया और इसने सिंचाई को बहुत बेहतर कर दिया। भरपूर मात्रा में सिंचाई इन इलाकों में होने लगी। बाय मिड 1970 तक इंटायर कल्टीवेशन जो एरिया था वो 200 हेक्टेयर एरिया था, वो इरिगेटेड हो चुका था पालमपुर का। अगर इरिगेशन देखें, भारत के संदर्भ में इरिगेशन को देखें कि टिल नाउ नॉट ऑल विलेजेस हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन, जो कोस्टल रीजन है, प्लेन रीजन है, नदी का जो तटीय इलाका है या समुद्रों का कोस्टल रीजन है, अगर वहां को छोड़ दें, वहां वेल इरिगेटेड सिस्टम है, तो भारत के जो प्लेटियो रीजन है, पठारी रीजन है, वो छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, उन एरिया में दक्कन प्लेटियो में देखेंगे तो इरिगेशन की फैसिलिटीज आज भी प्रॉपर नहीं हो पाई है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, जितने भी एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है, 40% से कम हमारी वो एरिया इरिगेटेड हो पा रहा है, जिसको प्रॉपर इरिगेशन है। दे डिपेंड ऑन मानसून, और इसीलिए हमारी जो कृषि को कहा जाता है मानसून पर आधारित कृषि कहा जाता है। आवर एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन मानसून। अगर आप देखेंगे, अब इसीलिए जरूरत है कि मानसून, जैसे जैसे मौसम बदलते जा रहा है, इसके चक्र भी बदलते जा रहे हैं, कभी बहुत अतिवृष्टि होती है, कभी बारिश ही नहीं होती, और इसके कारण कृषि पर खास करके खरीफ फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक असर पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप रिवराइन प्लेन को छोड़ दीजिए, इन प्लेन को छोड़ दीजिए, पंजाब में 5 नदियों की भूमि है, अगर उसको छोड़िए और कोस्टल रीजन्स को, ये रीजन्स को, कोस्टल रीजन को छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि मोस्टली भारत का जो एरिया है उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज अभी भी प्रॉपर नहीं हो रही है। तो हमें नदियों को जोड़ करके, नहरों का जाल बिछा करके, कैनाल बना करके और डिफरेंट अन्य साधनों का उपयोग करके बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए इसको हम कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन, कि हमारे पास संसाधन सीमित है, हमारी जमीन रबड़ नहीं है कि रबड़ की तरह हम उसे खींच सकते हैं। आप देखिए पालमपुर में लगभग 1960 आते आते लगभग जितने भी एरिया था वो कृषि के कार्य में उपयोग में आ चुका था। अब एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इवन कर्टेल हो रहा है। हमारे बहुत सारे जमीन के हिस्से गैर उत्पादक, गैर कृषि कार्यों में लगाए जा रहे हैं। स्कूल, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस ये बनने लगा, और इसके कारण से जो कृषि योग्य भूमि है वो गैर कृषि योग्य भूमि में जा रहा है और हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हम क्या तरीका अपनाएं जिसके द्वारा कि हम अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं। इसमें आप सभी बच्चे अपने तरफ से भी किस तरह से उत्पादन को बेहतर किया जा सकता है, आप बहुत अधिक कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं और नए सुझाव दे सकते हैं। तो केवल एनसीईआरटी किताब में जो सुझाव दिया है उससे बियॉन्ड भी आप जाकर के सोचिए कि हम भारत में कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं बिना, अगर जमीन और अधिक हमें नहीं मिलता है। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. बहुविध फसल प्रणाली, जब एक ही जमीन के हिस्से पर एक ही साल में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और ये भारत में बहुत अधिक प्रचलित है कि हम पहले धान की खेती करते हैं, फिर हमने आलू की खेती कर ली और हमने फिर उसके बाद गेहूं की खेती कर ली। तो इससे क्या होता है कि जमीन की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, क्योंकि जो पैडी का पौधे हैं, धान, तो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है जमीन से अलग है और गेहूं का रिक्वायरमेंट अलग है, सरसों का रिक्वायरमेंट अलग है। तो इस तरह से वो
मिट्टी की गुणवत्ता को कायम रखता है और फसल अधिक मात्रा में होता है। तो बहुविध अगर फसल प्रणाली अपनाया जाए तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग अपनाया जाए तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। इट इज द कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड विदाउट डेटेरियोरेटिंग द सॉइल फर्टिलिटी। हम इसमें सॉइल के फर्टिलिटी को भी, उसकी उत्पादकता को, उर्वरा शक्ति को भी प्रभावित नहीं करते हैं। और ये बहुत व्यापक टाइम और स्पेस दोनों डायमेंशंस के लिए इंटेंसिफिकेशन करता है, बेहतर होता है। ये भी कई तरीके से होता है मल्टीपल फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग होता है, एक के बाद एक जो इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑल्सो कम अंडर द मल्टीपल फार्मिंग, हम आगे इसकी बात करेंगे। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एंड रिले क्रॉपिंग। ये 4 तरीके से, ये आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 9th के लिए ये नहीं है, आगे के जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग है वो सीक्वेंशियल हो सकता है, वो रिले हो सकता है, ये मिक्स्ड हो सकता है और इंटर क्रॉपिंग हो सकता है। अब मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग इज वन विच क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विथ रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अगर आप खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन आदि भी कार्यों को एक साथ संपादित करते हैं तो वह मिक्स फार्मिंग के अंतर्गत आता है। इसको 2 तरीके से लीजिए। अगर हम एक ही खेत में 2 डिफरेंट वैरायटीज को उत्पादित करते हैं तो भी वो मिक्स फार्मिंग कहलाता है। और साथ में ही अगर हम पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि भी, मधुमक्खी पालन भी करते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर भी करते हैं, तो वह भी मिक्स फार्मिंग के अंतर्गत आता है। मिक्स फार्मिंग प्रोवाइड वर्क थ्रू आउट द ईयर। और इसके कारण क्या होता है, इसमें आपको खाली समय में, जब हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो पीरियड है उसमें आप दूसरे कार्य में लगे रहते हैं, तो आपको क्या करता है कि इंगेज रखता है होल ईयर, एंड इट गिव्स एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर। इट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फार्मर। दिस इज द पिक्चर ऑफ mixed farming. It is defined as a system of farming on a particular farm which include crop production, rearing livestock, poultry, fisheries, beekeeping, etc. to sustain and satisfy as many needs of the farmer as possible. ये sustain भी करता है, निश्चित भी रखता है, और जो फार्मर को जितने तरीके से संतुष्टि होना चाहिए उससे मिल पाता है। इससे क्या होता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है। Mixed cropping can be defined as cultivation of 2 or more than 2 crops simultaneously on the same land without definite raw pattern or fixed ratio. और ये ड्राई लैंड एरियाज में ज़्यादा उपयोगी होता है। इसका है कि ये रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर देता है। जो फार्म में रिस्क इन्वॉल्व होता है तो उसको मिनिमाइज करता है। और ये आपके लिए नहीं है, हायर क्लास के लिए है कि सबसे पहला जो साइंटिफिक में स्टडी किया गया मिक्स्ड क्रॉपिंग, दैट इज डन बाय लाफिट्ज इन 1928। अब आज से बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड का। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स आर यूज्ड फॉर फार्मिंग। अधिक उत्पादन वाले बीजों का उपयोग, संवर्धित बीज, संकर किस्म के बीजों का उपयोग किया गया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के स्टार नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं के एक नए वेराइटीज को दिया तो इसने पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में कृषि को लेकर के एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण नॉर्मन बोरलॉग को एग्रीकल्चर के लिए नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। हाई यील्डिंग वेराइटी, लेकिन इस हाई यील्डिंग वेराइटीज को उसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसे केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो रासायनिक खादों की जरूरत है, इसे कीटनाशक आदि चाहिए। आप इस पिक्चर के माध्यम से एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड को देख सकते हैं कि वो ट्रैक्टर यूज करता है, आधुनिक यंत्रों का यूज करता है, पंपिंग सेट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स का यूज करता है, और इरिगेशन के लिए पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स एंड कैनल्स के माध्यम से उसे इरिगेशन की सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। और इसके कारण बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ।
मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग लाइक कंबाइन हार्वेस्टर, सीड ड्रिल्स, इसको मॉडर्न आधुनिक कृषि व्यवस्था कहते हैं, जिसमें हम आधुनिक कृषि के सारे उपकरणों और पद्धतियों को उपयोग में लाते हैं, जिससे कि हमारा फार्म प्रोडक्ट, हमारा उत्पादन अधिक से अधिक हो पाए। आप देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग करने के लिए, बोइंग सोइंग करने के लिए, छींटने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए किस तरह के आधुनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अब ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था कि हल बैल से जो है खेती की जाती थी, हाथों से बोना, हाथों से हार्वेस्टिंग, ये सारा किया जाता, ये ट्रेडिशनल था, परंपरागत कृषि पद्धति। अब बात आई ग्रीन रिवॉल्यूशन की। 1960 के दशक के अंतिम समय में 1966 के आसपास की बात है कि भारत की जो कृषि थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी। हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, हम अपने लोगों को खिलाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे, हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। तो फिर एक समिति गठित हुई, MS स्वामीनाथन थे उनमें, और तो उसने कहा कि किस तरह से हमारे कृषि के पैदावार को बढ़ाया जा सके, जिससे कि हमारे विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है वो खत्म हो, हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। तो इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। द ग्रीन रिवॉल्यूशन in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds. और ये क्या कर रहा था, एक सिंगल प्लांट में और एक ही छोटे से क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादन देना शुरू किया। इसे आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत अधिक पानी और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है कि उसने भारत में विषमता पैदा की, असमानता पैदा की, एक पर कुछ क्षेत्रों को ही इसका लाभ मिला, बड़े किसान ही इसके लाभ उठा पाए, और दूसरा पर्यावरण के पक्ष भी हैं, तो उसकी बातें हम आगे करेंगे। तो ये मोस्टली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट रहा वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही मिला। The farmers of these regions से ट्यूबवेल्स, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने लगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत अधिक उत्पादन हुआ। अगर आप देखेंगे पालमपुर में जहां पहले पर हेक्टेयर 1300 kg 1300 kg उत्पादन होता था, वहीं HYV सीड्स और मॉडर्न फार्मिंग और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद 3200 kg 3200 kg पर हेक्टेयर उत्पादन शुरू हो गया। और इस तरह से यहां के लोगों को, यहां के किसानों को समृद्ध बनाने में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन 1965-66 में हमारा जो पल्सेस का प्रोडक्शन था वो 10 मिलियन टन्स था, और वीट का प्रोडक्शन भी 10 मिलियन टन्स था। और ये 2017-80 आते हुए आप देख सकते हो कि 24 मिलियन टन्स हो गया, और प्रोडक्शन वीट का प्रोडक्ट, गेहूं का उत्पादन 97 मिलियन टन्स हो गया। इस तरह से हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ गए। ये डेटा का जो सोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है, जो फरवरी 2018 का ये डेटा दिया है। इस तरह से आप देखेंगे कि फार्म एरियाज जो है वो 1950-51 में कल्टिवेटेड एरिया 129 था, लेकिन 91 में आते आते 157 हो गया। अब उसके बाद अगर आप 2001 को देखें, लगभग 10 साल के दरमियान देखें, तो वो एक हेक्टेयर घट ही गया, मिलियन हेक्टेयर घट गया। अब उस तरह से 2010, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 को देखें, जो डेटा अवेलेबल है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का 2007 डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन और फार्मर वेलफेयर ने प्रदान किया, तो आप देखेंगे कि क्षेत्र सीमित होते जा रहा है। और हमें, लेकिन अगर हम जनसंख्या के डाटा इसके साथ हम रख पाते तो देखते कि किस रफ्तार से हमारी जो जनसंख्या बढ़ी है, और उसको फीड करना, उसे खाना खिलाना है, तो इसके लिए हमें कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। अब बात करते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन
आपको दिखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मोस्टली किन एरियाज में कन्फाइंड रहा। ये रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के रीजन में। इन रीजन्स में ही ये मुख्य रूप से केंद्रित रहा और इसलिए कहा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने असमानता को पैदा किया। विल द लैंड सस्टेन, लेकिन क्या यह लैंड इसको धारण कर पाएगा? अगर हम अंधाधुन इसी तरह से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन, पंपिंग सेट्स का यूज करते चले जाएंगे तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, so we have to utilize it properly. We have to give time to repair it. It is necessary to be careful is in use. अब सावधानी पूर्वक इसके यूज करने की जरूरत है। और ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, वैज्ञानिकों के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि ये हमने क्या क्या मॉडर्न फार्मिंग के द्वारा हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज किया है, बहुत अधिक उसका दोहन किया है। अब इसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी कम होते जा रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके कारण फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। ये फर्टिलाइजर्स क्या होता है, वो मिट्टी में जमा नहीं रह पाता है और ये बह करके नदियों में जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, इन एरियाज में कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है। तो हम उत्पादन की होड़ में बहुत आगे तो बढ़ गए, लेकिन इसके कारण हमारे आने वाले जो पीढ़ियों को क्या क्षति पहुंच रही है, यह भी हमें देखना होगा, इसकी भी समीक्षा करनी होगी। अगर आप देखेंगे ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो पंजाब में बहुत नीचे होते चला गया, क्योंकि बहुत अधिक ओवर यूज किया हमने ग्राउंड वाटर का पंपिंग सेट यूज करके। अब पीने के पानी के भी की समस्या वहां उत्पन्न हो रही है, वाटर टेबल्स नीचे जा रहा है। सो once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of environment because आप देख रहे हो कि आज हम किस त्रासदी की दौर से गुजर रहे हैं, किस तरह से हमारा मौसम बदलते जा रहा है, हमारा वैश्विक तापमान बढ़ते जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम इस जमीन को, इस आसमान को उन्हें दे सकें, एक स्वच्छ वातावरण दे सके। ये डाउन टू अर्थ एक ज्योग्राफी की पत्रिका है, एक साइंटिफिक मैगजीन है जो आपके लाइब्रेरी में जरूर आता होगा, हमारे यहाँ भी आता है, हमारे लाइब्रेरीज में। तो वहाँ आप देखोगे कि उन्होंने जो रिपोर्ट डाली है वो बहुत गौर करने वाली है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, बट these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This measure means sometime after their use, the soil will be less fertile than ever before. अब यही होने लगा कि एक बार अगर आप एक हेक्टेयर में आपने 10 केजी यूरिया डाला तो अगले बार उसकी डिमांड है 15 केजी यूरिया के बिना वहां उत्पादन नहीं हो सकता, और अगले बार 20 केजी। और इस तरह से आप हर बार फर्टिलाइजर्स की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो उत्पादन बेहतर करने के लिए। अगर नहीं डालते हैं तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसने क्या कर लिया कि हमारी मिट्टी की जो नेचुरल उर्वरा शक्ति है उसको खत्म कर दिया। अगर ट्रिब्यून का चंडीगढ़ से जो पेपर आती है ट्रिब्यून, उसकी बात को देखें, इन्होंने कहा है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन level. This means cost of cultivation is rising very fast. And just not cost of the production, it also deteriorating the health of the residents of Punjab and other parts of India due to modern farming methods.
ये केमिकल फर्टिलाइजर हमारे आहार चक्र में भी आता है, हमारे जो फूड साइकिल में आ रहा है, और जिसके कारण डिफरेंट तरह की डिजीजेस डेवलप हो रही है, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जा रहा है। तो सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। इफ यू सी कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या क्या किया, वेयर आर माई ट्रेडिशनल सीड्स, हमारी परंपरागत बीजें खत्म हो गई। वेयर इज द ग्राउंड वाटर, माई वेल इज ड्राइड अप, कुएं सूखने लगे हैं, भौम जलस्तर नीचे होते चला जा रहा है। सॉइल हैज लॉस्ट इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जो उसकी अपनी रासायनिक, भौतिक और जैविक संरचना थी, माइक्रोब्स उनको रिवाइव करती थी, उनकी उर्वरा शक्ति थी, उनकी अपनी खुशबू थी, वो खत्म होते जा रही है। कॉस्ट ऑफ इनपुट हैज इंक्रीज, नीड्स 300 kg यूरिया पर हेक्टेयर कंपेयर टू 3 kg इनिशियली। जहां एक खेत में 3 kg यूरिया लगता था, अब वहां 300 kg यूरिया लग रहा है एक हेक्टेयर भूमि में, और इसके कारण कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है। माई सीड्स आर नॉट जर्मिनेट, सॉइल हैज बिकम सलाइन, और इतनी अधिक मात्रा में पानी सिंचाई होने के कारण सैलिनिटी बढ़ गई है, लवणीयता बढ़ते जा रही है मिट्टी की। आई एम इंडेटेड, शुड आई सुसाइड। और आज देख रहे हो कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अपने अनाजों को जो है मंडी में फेंक रहे हैं, अब वो अपने कर्ज को उतार नहीं पा रहा है। What if the new seed fails? अगर हम नया सीड बिल लाए, सीड बिल जो जेनेटिक बिल है जो है, अगर वो लाया जाएगा तो क्या होगा? यही बातें कहती है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव भी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट as well as our production, because we have to feed a larger population, so there is a need of control the population also. अगर आप लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें कि पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आप देखें कि 450 फैमिली में से 150 फैमिली जो लैंडलेस है, लेबरर्स का काम करता है, वो दिहाड़ी मजदूर करता है, वो दूसरे के खेतों में ही काम करके अपना जीवन यापन करता है। अगर दूसरे के खेतों में काम नहीं मिला तो वो एक तरह से भुखमरी के शिकार होते हैं, कुछ अन्य कार्यों में लगे होते हैं, किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर आप 240 फैमिली को देखते हैं तो 240 फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 हेक्टेयर से कम भूमि में अपने फसलों का उत्पादन करते हैं, और इसीलिए इनको भी बड़े फार्म जो है जिनके पास किसानों और दूसरे कार्यों में लगने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि अपना साल भर का जीवन वो बेहतर तरीके से चला सके। 60 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर भूमि है, और इसमें से लगभग 10 ऐसे फैमिली है जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन है। और अमूमन आप ये देख सकते हैं, और जो भूमि का जोत है वो छोटे होते जा रहा है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 10 या 12 हेक्टेयर भूमि है और आपके 3 बेटे हो गए, तो तीनों बेटों में अगर बढ़ गया तो 4-4 हेक्टेयर हो गया, फिर अगर उसके 2 बेटे हो गए तो वो 2-2 हेक्टेयर हो गया, और इस तरह से जो छोटा होते जा रहा है, जो छोटा होने के कारण उत्पादन कम होता है और कॉस्ट अधिक होता है। आप भूमि के डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न देख सकते हो कि किस तरह से कुछ ही लोग हैं, लगभग 10 ऐसे लोग हैं जिनके आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लोग हैं जिनके जो बड़े जोत हैं, मोस्टली 2 हेक्टेयर से ऊपर जो है 240 फैमिली है, और एकदम लैंडलेस लेबरर्स जो हैं वो 150 के आसपास है। अगर आप भारत की स्थिति देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया की बात करते हैं, अगर आप यहां देखते हैं जो ये कल्टीवेटेड एरिया है, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स के पास है, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये किसके पास है? ये 85% जनता के पास है। 44%, अराउंड 45% लैंड एरिया इज विथ 85% ऑफ पॉपुलेशन, एंड around 55% area belong to 15% of person, large farmers। और अगर आप देखेंगे भारत की अमूमन जो वितरण है, धनों का असमान वितरण है, संपत्तियों का असमान वितरण है, और इसके कारण आप देख सकते हो कि लगभग 55% 15% के हाथ में है, और
45% 85% के साथ है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह की विषमता है और इस विषमता को खत्म करने की जरूरत है। अगर पालमपुर में देखें तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में डेयरी फार्मिंग की जाती है और डेयरी फार्मिंग में भैंसों को मुख्य रूप से ये लोग भैंस पालते हैं पालमपुर में और उनको ग्रास डिफरेंट वैराइटीज के ग्रास देते हैं और ज्वार और बाजरा जो उत्पादित करते हैं खरीफ में वो भी इसे उनके चारा के रूप में उपयोग करते हैं। ये मिल्क रायगंज के विलेज में मार्केट में ये बेच आते हैं। शाहपुर का 2 ट्रेडर है जिसने वहाँ एक सेंटर है, चिलिंग सेंटर, जहाँ उनको रखा जाता है और फिर इसे टाउन में बेचने के लिए बड़े बड़े डेयरी फार्मों को दे दिया जाता है। अब दूसरा जो एक्टिविटीज है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज है। यहाँ बुलॉक कार्ट्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बॉगी, जीप, मोटरसाइकिल आदि चलता है। पालमपुर की जो सड़कें हैं वो पक्की सड़कें हैं और वो सालों भर चालू रहता है। ये बगल के एक गांव है रायगंज, जो एक बड़ा सा गांव है, वहाँ उस 3 किलोमीटर है वहाँ से, वो एक बड़े से विलेज से जुड़ा हुआ है। और दूसरा शाहपुर है जो एक स्मॉल टाउन है, कस्बा है, और जहाँ से अधिकतर ये लोग अपने उत्पादनों को भेजते हैं और वहाँ से बने हुए मालों को ला करके बेचते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है और ये भी यहाँ के लोग के जीविका का एक साधन है। पालमपुर रायगंज के बीच में आप रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स आपको देख सकते हैं। बॉगीज भी है जो जानवरों से चलाया जाता है। इस तरह के आप बहुत सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं। वहाँ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन यहाँ जो बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है, कुछ व्यक्ति आपस में मिल करके कुछ चीज़ों का उत्पादन करते हैं और पालमपुर में और 50 से भी कम लोग हैं जो पालमपुर में इस तरह के लघु स्तरीय विनिर्माण कार्यों में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शॉप्स, कुछ लोग दुकान करते हैं जो बगल के टाउन से सामान लाते हैं और उसको यहां बेचते हैं और जिससे अपनी आजीविका चलाते हैं। इस तरह से ये गैर कृषि कार्य यहाँ संपादित किया जाता है। अब आपको एक्सरसाइज करना है। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आप देखिए कि पालमपुर में कौन कौन से मेन क्रॉप होते हैं, किस मंथ में होते हैं, कब बोया जाता है, कब उसे हार्वेस्ट किया जाता है, उसकी कटाई होती है और उसको मेनली किस तरह से इरिगेट किया जाता है, टैंक्स के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा या रेन के द्वारा होता है। इसके अलावा भी जो आपके क्लास के एक्सरसाइज है आप उसको देख सकते हैं, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और ये रेफरेंसेस आपके लिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यूट्यूब चैनल दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का वहां जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर शिक्षण सामग्री हम आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।